देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 28 फरवरी दिन शनिवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम हुसैन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज सुबह इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला शुरू किया, जिसमें तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन लायंस रोअर नाम दिया, जबकि अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मैसिव एंड ऑनगोइंग ऑपरेशन बताया, जिसका मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना और परमाणु खतरे को खत्म करना है। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में मौतों से संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जबकि 45 लड़कियां घायल हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी और मिडिल ईस्ट के कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब तथा UAE में अमेरिकी बेस को टारगेट कर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की लोकेशन तेहरान ने सीक्रेट रखी है। खामेनेई की सुरक्षा को लेकर इसलिए सवाल हो रहे हैं क्योंकि इजराइल ने तेहरान में उनके दफ्तर के पास हमला किया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि स्ट्राइक के दौरान खामेनेई अपने हेडक्वार्टर में थे या नहीं। माना जा रहा है कि वह किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाए गए हैं। इधर ईरान पर हमलों के बीच निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी ने ईरानियों से अपील की है कि वे सड़कों पर उतरने की तैयारी करें, क्योंकि इस्लामिक गणराज्य ढह रहा है। उन्होंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से सरकार से अलग होकर लोगों के साथ खड़े होने का आह्वान किया। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पहलवी ने फिलहाल घर पर रहने और शांत रहने की सलाह दी है। इधर इजराइल में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है और स्कूल और कई दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों के मरीजों को सुरक्षा के लिए नीचे बने सुरक्षित कमरों में ले जाया गया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की ओर से और मिसाइल व ड्रोन के हमले हो सकते हैं, जबकि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लोगों से राजधानी तेहरान छोड़ने को कहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो गई है। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के सभी रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। विज एयर ने इजराइल, दुबई, अबू धाबी और अमान की उड़ानें 7 मार्च तक रोक दी हैं। लुफ्थांसा ने दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट की शनिवार रविवार की उड़ानें रद्द की हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने 3 मार्च तक तेल अवीव और बहरीन की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। इराक, इजराइल, कुवैत और कई अन्य देशों ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान इजराइल वॉर पर कई देशों के बयान भी आए हैं। भारत की UAE दूतावास ने वहां रहने वाले नागरिकों से सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है। यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते अपनाने की अपील की है। कतर ने ईरानी हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाब देने का अधिकार जताया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव बेहद चिंताजनक है। मिडिल ईस्ट में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए। हालांकि इस खबर को लिखे जाने तक भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में आज दोपहर सुरुचि फायरवर्क्स नामक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस विस्फोट की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई शव पास के धान के खेतों में जा गिरे और पुलिस ने ड्रोन से शरीर के हिस्सों की तलाश शुरू की। घायलों को काकीनाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जो 90 से 100% जलने की चोटें बताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने गहरा दुख जताया है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। 8 बार की चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ फाइनल ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। टीम ने पहली पारी में 584 रन बनाए। शुभम पुंडीर और कमरान इकबाल ने शतक लगाए, जबकि तेज गेंदबाज औकिब नबी ने 5 विकेट लेकर कमाल किया और पूरे टूर्नामेंट में 60 विकेट लेकर टॉप पर रहे। अब्दुल समद ने 748 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर बने। एक 40 वर्षीय कप्तान पारस डोगरा के लिए पहली रणजी खिताब है और जम्मू कश्मीर अब रणजी ट्रॉफी जीतने वाली भारत की 19वीं टीम बन गई है। अब सुनिए देश के मौसम का हाल। होलिका दहन के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का प्रकोप शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। दिल्ली NCR में 1 से 3 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम
14 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। इसके साथ ही 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है, जबकि 4 मार्च को होलिका दहन के दिन मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि 4 से 6 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अब सवाल उठ रहा है कि संघर्ष का भारत ईरान व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंध है, जहां ईरान भारत को कच्चा तेल, पिस्ता, खजूर और पेट्रोकेमिकल सप्लाई करता है, जबकि भारत से ईरान को दवाइयां, बासमती चावल, चीनी, गेहूं, सूती कपड़े और इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात होते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ये व्यापार जारी रहा है। साथ ही भारत का चाबहार पोर्ट में निवेश मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी के लिए अहम है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो ऊर्जा आयात, निर्यात और चाबहार प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। और अंत में खबर जरा हटके में बात ईडी द्वारा जब्त की हुई रकम की। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग या विदेशी मुद्रा कानून के तहत रेड के दौरान कैश जब्त करती है तो उसे सीधे अपने खजाने में नहीं रखती। जब्त रकम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मौजूदगी में गिना जाता है। इंडिपेंडेंट गवाहों के साथ सीजर मेमो बनाया जाता है। फिर कैश को सील करके उसी राज्य की एसबीआई ब्रांच में भेजा जाता है और ईडी के स्पेशल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, जो 2018 से बिना ब्याज वाला है। कोर्ट के फैसले तक पैसा उसी अकाउंट में रहता है। दोषी साबित होने पर यह भारत के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, जबकि बरी होने पर पूरी रकम वापस कर दी जाती है। 31 मार्च 2025 तक ईडी ने कुल 1,54,594 करोड़ रुपए के एसेट्स अटैच किए हैं, जिनमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ही 30,036 करोड़ रुपए शामिल है, जो पिछले साल से 141% ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।